on the basis of obtained knowledge regarding paradigm, research paradigm, positivist paradigm, and now interpretivist paradigm, we shall differentiate very comprehensively the positivist and interpretivist paradigm. So as you can see, we are to discuss difference between the positivist and interpretivist paradigm. Positivist believes in the empirical hypothesis testing. एम्पिरिसिज्म एक उसके एट्रीब्यूट्स में था जो आपने देखा, ऑब्जर्वेशन से डाटा और विजिबल। इट फॉलोज प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। एक तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होगी वो एम्पिरिकल होगी, दूसरा फिर कह रहा है कि ये फॉलो करता है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, मतलब प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत को मानता है, एंड बिलीव दैट द फाइंडिंग्स ऑफ वन स्टडी कैन बी जनरलाइज्ड टू अनदर स्टडी टू ए सिमिलर काइंड। और ये भी कहता है कि जनरलाइजेशन हो सकता है एक स्टडी की फाइंडिंग सिमिलर स्टडी के। तो दो तीन इसमें निकल के आया, एम्पिरिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, जनरलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग, ये तीन चीज। इट बिलीव्स दैट ह्यूमन बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग ए साइंटिफिक अप्रोच टू रिसर्च। ह्यूमन बिहेवियर कैन बी स्टडीड एंड प्रेडिक्टेड क्वांटिटेटिवली। ये बड़ी बात कर रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर को भी क्वांटिटेटिवली प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उसके जनरलाइजेशन किए जा सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस किए जा सकते हैं, लेकिन कितना परसेंटेज ये बहुत कठिन है कहना। पॉजिटिविज्म इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिविटी। ये पीछे के स्लाइड में हम लोग देख भी चुके हैं। इट इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिविटी, मेजरेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, controllability and controllers that can predict human behavior। तो ये चार पांच जो उसकी विशेषता थी, हमने पीछे भी बहुत बोर्ड पे भी लिखा था, पॉइंट आउट किया था। इंटरप्रेटिविज्म, अब दूसरा वार्ड। इंटरप्रेटिविज्म बिलीव्स दैट ह्यूमन बिहेवियर इज मल्टीलेयर्ड एंड इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय प्री डिफाइंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स। इसी से इसकी शुरुआत ही हुई थी, क्योंकि मानता है कि ये मल्टी लेयर्ड जो एस्पेक्ट है उसकी स्टडी करता है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड इज डिटरमिन्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। कौन? इंटरप्रेटिविज्म। इंटरप्रेटिविज्म इज गवर्न्ड बाय सब्जेक्टिविटी एंड स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन ए रियल लाइफ सेटिंग। बोथ दीज रिसर्च पैराडाइम्स आर, ये बड़ी बात ये भी है, अपोजिट टू ईच अदर, ऑलमोस्ट अपोजिट है, एंड रिप्रेजेंट द रियलिटी इन टू डिफरेंट मैनर्स। ये इनका एमलगेशन पॉइंट है। ये ठीक है, दूसरे के विरोधी तो हैं, लेकिन दोनों मिलकर नॉलेज के फील्ड को इनरिच करते हैं। सो इट रिप्रेजेंट्स द रियलिटी इन टू डिफरेंट मैनर्स। तो खेमेबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो ये बेसिक बातों को करने के बाद हम लोग अब हर पैरामीटर पे चर्चा करते जाएंगे दोनों के डिफरेंस का। सो पॉइंट 1 2 3 4 करके इसमें हमने लिस्ट लंबा हो गया, शायद 26 डिफरेंसेस है। फॉलोइंग आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन द टू मेन रिसर्च पैराडाइम्स। ये मैं बार बार कहूँगा कि यही दो पैराडाइम मेन है। पॉजिटिविज्म यूजेस साइंटिफिक मेथड टू एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी, मतलब ये साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करता है। इंटरप्रेटिविज्म क्या करता है? इट यूजेस नॉन साइंटिफिक मेथड फॉर द सेम। तो ये तो अपोजिट। पॉजिटिविज्म यूजेस क्वांटिटेटिव अप्रोच, वेयर एज इंटरप्रेटिविज्म यूज क्वालिटेटिव अप्रोच। यदि हम इसको कंप्रिहेंसिव लिखते जाए तो एक तो हमारा आधार है, पूरा नहीं लिखेंगे, साइंटिफिक मेथड पहले हम उसको करेंगे, फिर उसको दूसरे को कर देंगे। मतलब ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉजिटिविस्ट में यस। दूसरा आधार पॉजिटिविज्म क्या है? ये क्वांटिटेटिव। पहले हम लोग पॉजिटिविज्म की बात करें।
और ये कहा भी जाता है, पैराडाइम में भी हम लोगों ने देखा कि इसको क्वांटिटेटिव कहते हैं और इसको क्वालिटेटिव कहते हैं। तो ये डिफरेंस भी हो गया कि इसको पॉजिटिव इज क्वांटिटेटिव अप्रोच और ये क्वालिटेटिव अप्रोच। तीसरा डिफरेंस यदि हम करें तो क्या है, पॉजिटिविज्म बिलीव इन क्वांटिटेटिव मेथड्स। ये मेथड्स के तरफ मतलब क्वांटिफाई करके, क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव अप्रोच के साथ साथ मेथड। इवन डाटा के टर्म में भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये क्वालिटेटिव डाटा को इंटरप्रेट करता है और दूसरा वाला जो इंटरप्रेटिविस्ट है वो क्वालिटेटिव डाटा की बात करता है। तो एक और उसमें कुछ बढ़ा भी सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी को मानता है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी को मानता है, प्रोबेबिलिटी नहीं मानता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। इट इम्प्लाइज पैरामीट्रिक, ये दोनों का इस्तेमाल करता है। पांचवा, ये पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट दोनों का इस्तेमाल करता है। ये यदि करता है, दूसरा वाला जो क्वालिटेटिव ऐसे इंटरप्रेटिविस्ट है वो करता भी है तो नॉन पैरामीट्रिक का ही करता है, पर उसका तो करता ही नहीं है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस करता ही नहीं। So it implies parametric and non-parametric statistics of data analysis. It implies qualitative aspects of data collection and as and when needed. वो भी कोई ज़रूरी नहीं। It implies probability sampling technique, और ये non probability sampling technique का इस्तेमाल करता है, वो भी तब जहाँ सैम्पलिंग की ज़रूरत है। Hypothesis formulation is necessary, ये एक चीज़ ये भी याद, बीच में हम लोगों ने पांचवा भी कवर कर लिया था, छठा फिर प्रोबेबिलिटी से है, इसलिए आप समझिए कि मेथड प्रोबेबिलिटी का। सातवां में हम लोग कहेंगे कि इसमें हाइपोथेसिस होता है, इसमें हाइपोथेसिस आमतौर पे नहीं बनाते हैं, तो हाइपोथेसिस नहीं ऑब्जेक्टिव से ही काम चलाते हैं मुख्य रूप से इससे। सो इट वर्क्स विथ ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस फॉर्मेशन मे बी टेकन इनटू अकाउंट एज एंड व्हेन नीडेड। बहुत कम केसेस में इसमें बनाते हैं, क्योंकि वो जो इंक्वायरी वगैरह वाली जो मेथड थे वो सब में करना पड़ेगा। इट यूजुअली इम्प्लाइज पैरामीट्रिक एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, मतलब वहाँ पैरामीट्रिक तो हम लोगों ने यहाँ भी कर लिया, ये इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का करता है, और ये तो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करता नहीं है, और यदि करता है तो डिस्क्रिप्टिव का करता है। कौन? इंटरप्रेटिविस्ट वाला। सो व्हेन नीडेड यूजुअली इम्प्लाइज नॉन पैरामीट्रिक एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। Positivist paradigm is the hypothetico-deductive approach in which researcher usually adopts deductive approach। मतलब ये क्या है, ये डिडक्टिव अप्रोच को इस्तेमाल करता है, और ऑब्वियस है कि ये इंडक्टिव का करेगा। हम लोग पीछे बात भी कर चुके हैं। सो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम इज hypothetico-deductive approach in which researcher usually adopts deductive approach. In interpretivist paradigms, researcher adopts inductive approach instead of deductive approach, as they do not consider theory as driving force of research। तो ये भी हम समझ गए कि ये डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल करता है। पहले जो भी लिखा हुआ है that goes in towards ये पॉजिटिविस्टिक रिसर्च पैराडाइम, और ये इंटरप्रेटिविस्टिक रिसर्च पैराडाइम। इंटरप्रेटिविस्ट सी हटा दीजिए, वो तो गलत शब्द का विस्टिक होता ही नहीं है। नेक्स्ट 10th, इट इज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ फ्रेंच फिलोसफर अगस्त कामते। ये इसके जो प्रोपाउंडर है वो अगस्त कामते इसको माना जाता है। एंड ये आपने देखा भी होगा, इडमंड नाम पूरा वहाँ हमने लिखा था, इडमंड, ये इसके, और उसे भी कई लोग हैं इसमें, उसकी चर्चा हम लोगों ने वहाँ की। सो इट इज़ बेस्ड ऑन फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ फ्रेंच फिलोसफर अगस्त कामते, मतलब पॉजिटिविस्ट। इडमंड्स फिनोमेनोलॉजी एंड जर्मन फिलोसफर्स स्टडी ऑफ इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग आर इंस्ट्रूमेंटल इन इट्स बेसिस। ए जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर इज कंसिडर्ड द फाइंडर। तो आप यहाँ एडमंड नहीं लिखे, क्या लिखे? मैक्स वेबर। ये इसको कंट्रीब्यूटर माना जाता है, ये इसके हेल्पर है।
मतलब अगस्त कम्ते वर्सेस मैक्स वेबर। मैक्स वेबर को ही माना जाता है इसके प्रोपाउंडर। फिर आगे हम करें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पिरिसिस्ट पैराडाइम एंड एम्फेसाइजेस केयरफुल एंड कंट्रोल ऑब्जर्वेशन एज द बेसिस ऑफ नॉलेज। तो ये नॉलेज का बेसिस एक इसको मानता है, ऑब्जर्वेशन को, और फिर कंट्रोल्ड ये सिचुएशन को। इट बिलीव्स इन क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, एंड emphasizes the collection of data in natural setting. It uses open-ended interview, participant observation, field notes etc. for data collection. तो ये यदि हम कहें डाटा कलेक्शन के टर्म में, तो ये डाटा का कलेक्शन टेस्ट से करता है, ऑब्जर्वेशन से करता है, एक्सपेरिमेंटेशन से करता है, तब जबकि ये इंटरव्यू वगैरह से करता है। और उसके अलावा ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव नेचर का तो है, और इसमें और भी बातें आई हैं कि इसमें एम्पिरिकल डाटा का होना जरूरी है, उसमें जरूरी नहीं है क्योंकि वो नेचुरल सेटिंग में होता है। नेक्स्ट, इट इज़ गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिविटी, मेजरेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी। ये हम लोग बात कर चुके हैं, इसलिए इसको हम लिख नहीं सकते। इट हैज़ 4 क्राइटेरिया, इसकी भी चर्चा कर चुके हैं, ऑफ trustworthiness and authenticity. And what are those? Credibility, dependability, confirmability and transferability. उस पार्ट वाले लेक्चर में आप देखेंगे कि सबको हम लोगों ने कि कैसे क्रेडिबिलिटी किधर जाता है और वो कहाँ जाता है, इसकी भी चर्चा की। इट इज़ गवर्न्ड बाय सब्जेक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन थ्रू म्यूचुअल निगोशिएशन एंड स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन रियल लाइफ सेटिंग। तो ये भी इनके बीच का डिफरेंस आपका क्या हो गया, ये क्या करता है, ऑब्जेक्टिविटी वगैरह को फॉलो करता है या सब्जेक्टिविटी वगैरह को फॉलो करता है, और मुख्य रूप से जो स्टडी करता है तो इसके कंट्रोल्ड सिचुएशन है और इसके फ्लेक्सिबल सिचुएशन। क्रिटिकल रियलिज्म इज द ऑन्टोलॉजी, यहाँ हम लिखेंगे। सो क्रिटिकल ऑन्टोलॉजी, एक क्रिटिकल ऑन्टोलॉजी, दूसरा रिलेटिविस्टिक ऑन्टोलॉजी, क्रिटिकल वर्सेस, फिर नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्टिविस्ट इज द एपिस्टेमोलॉजी। इसका ऑब्जेक्टिविस्ट है एपिस्टेमोलॉजी और उसका क्या है, सब्जेक्टिविस्ट। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। 15 में यदि हम देखें तो इट्स मेथोलॉजी इज एक्सपेरिमेंटल, और इसका ऑब्वियस है कि नेचुरलिस्टिक है। एक्सपेरिमेंटल वर्सेस नेचुरलिस्टिक, पूरा नहीं लिखे, बहुत छोटा छोटा है। इसकी एक्जियोलॉजी की बात करें तो आपको याद होगा ये बेनेफिशियंस है, सेंस, ठीक है, बेनिफिशियंस। और इसका क्या है, ये भी आपको याद होगा कि इट्स एक्जियोलॉजी इज बैलेंस्ड, अभी हमने आज ही डिस्कस किया है। तो बैलेंस्ड है क्यों, रिसर्चर वगैरह का इसमें रोल है, इसमें किसी मैनकाइंड की ही सिर्फ बात नहीं। फिर यदि हम नेक्स्ट करें तो इसमें इट कंसीडर्स, मतलब कौन, पॉजिटिविस्ट, इट कंसीडर्स सोशल वर्ल्ड लाइक नेचुरल वर्ल्ड एंड बिलीव्स इन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ये वर्ल्ड के बारे में और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की जो बात करता है, ये इसके उलट है। इट कंसीडर्स सोशल वर्ल्ड लाइक natural world and believes in cause effect relationship. It believes that social world cannot be understood like natural world. In social world, realities are multi-layered and socially constructed. तो ये कंसीडर करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, और वो कॉज इफेक्ट मानता नहीं है, कंटेक्चुअल की बात करता है। तो ये आपने देख लिया। इट बिलीव्स इन कंटेक्स्ट फ्री, मतलब एक सिचुएशन में जो किया वो सिमिलर सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है, तो ये इसको नहीं मानता है। पॉजिटिविस्ट मानता है कि पॉजिटिविस्ट बिलीव्स इन कंटेक्स्ट फ्री रियलिटी एंड फेनोमेना। दूसरा, इंटरप्रेटिविस्ट बिलीव्स इन कंटेक्स्ट स्पेसिफिक रियलिटी एंड फेनोमेना
विदिन ए सोशल कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क। तो ये कंटेक्स्ट फ्री की बात करता है, ये कंटेक्स्ट स्पेसिफिक की बात करता है। नेक्स्ट ये कहता है इट फाइंड सेंस एक्सपीरियंसेस। नॉलेज जनरेशन के सेंस में हमने देखा कि या तो ये लॉजिकल को मानेगा या फिर सेंस एक्सपीरियंस को मानेगा। सो इट फाइंड सेंस एक्सपीरियंसेस इंस्ट्रूमेंटल फॉर द स्टडी ऑफ फेनोमेना। ओ पॉजिटिविस्ट, लेकिन इंटरप्रेटिविस्ट मानता है कि इट बिलीव्स इन सोशल रियलिटी एंड रोल ऑफ इंडिविजुअलिटी, मतलब फिक्स नहीं है। ये फिर कहता है कि प्रेडिक्शन इज पॉसिबल एक्यूरेटली। 19th में हमारा क्या था, 19th में हम लोगों ने कहा कि सेंस एक्सपीरियंसेस जो है वो बेसिस है, और ये कहता है कि सोशल रियलिटी इज डिफरेंट मल्टी लेयर्ड, सो इंडिविजुअल के अनुसार अलग से वो डिकोड होगा। नेक्स्ट, इट बिलीव्स दैट प्रेडिक्शन इज पॉसिबल एक्यूरेटली आफ्टर जनरलाइजेबिलिटी, मतलब जनरलाइजेबिलिटी और प्रेडिक्शन संभव है क्योंकि सिमिलर कंडीशन में हम जनरलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि प्रेडिक्शन इज पॉसिबल, ये कह रहा है कि प्रेडिक्शन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। सो इट डज नॉट बिलीव आइदर इन प्रेडिक्शन और जनरलाइजेबिलिटी। इसका विश्वास ही नहीं है प्रेडिक्शन में भी नहीं और जनरलाइजेबिलिटी में भी। नेक्स्ट, इट हैज लेस रिसर्चर बायस रिसर्चर का, क्योंकि रिसर्चर को एक प्रक्रिया से गुजरनी है जो वेल डिफाइंड है, कंट्रोल्ड है, तो ऑब्वियस है कि रिसर्चर का जो बायस होगा वो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम में कम होगा। इसमें क्या होगा कि रिसर्च बायस कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। ये आप समझ गए। इट स्टडीज लार्जर, अभी हमने बात की थी कि उसमें चूंकि स्टडी का जो नेचर है उसमें लार्ज ग्रुप पे स्टडी करता है और ये स्मॉल ग्रुप पे स्टडी करता है, ये भी आप समझ गए। इट इज एक्सपेरिमेंटल एंड साइंटिफिक इन नेचर, अभी बात हो गई। और ये मतलब इसमें एक्सपेरिमेंटल है और ये क्या है, एक्सप्लोरेटरी। ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को प्रमोट करने की बात करता है। इट एडॉप्ट्स द डिफाइंड पैटर्न ऑफ रिसर्च प्रोसेस टू वर्क इन ए मोर जनरल फॉर्म। इसका जो प्रोसेस है वो डिफाइंड है, ये जनरल है फॉर्म है और डिफाइंड फॉर्म है, तब जबकि ये फ्लेक्सिबल है, कंटेक्चुअल है, सिचुएशनल है। तो ये कंटेक्चुअल है, सिचुएशनल है और फिर डायनामिक है, सोशल है, डायनामिक है, सोशल है, पर्सनल है। तो ये भी दोनों के बीच का डिफरेंस आप समझ गए। इट इज इन वन सेंस मैकेनिकल इन नेचर, क्योंकि सब कुछ एक सेट डिजाइन के तहत करना है, तो इन फ्यू केसेस वी कैन ऑल्सो से दैट द पॉजिटिविस्ट पैराडाइम इज मैकेनिकल in its nature and approach, whereas this is humanistic and natural. So it is humanistic in nature and studies humanistic aspect of individual in social and individual context. In fact, it studies human behavior in a natural environment. तो ये भी आप पढ़ चुके हैं, इसको जानते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो एक कंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड के टर्म में लिखेंगे नहीं, अभी हमने जस्ट इससे पहले का वही पार्ट था। एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल, एक्सपेरिमेंटल, कैजुअल, कंपैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एक्सेट्रा लिस्ट भी हमने हमारा डाला था। आर सम मेथड्स दोज आर बीइंग इम्प्लाइड इन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, मतलब पॉजिटिविस्ट पैराडाइम से गवर्न होने वाले जो मेथड्स ऑफ रिसर्च है उसमें एक्सपेरिमेंटल है, कोरिलेशनल है, कैजी एक्सपेरिमेंटल है, कैजुअल कंपैरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है। और डिस्क्रिप्टिव के बारे में हमने कहा कि है, बहुत लोग का मानना है कि ये प्योर क्वालिटेटिव है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिसर्चर इसको दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। और सम मेथड्स उसमें, और इसमें मैंने कहा कि इसमें जितने लिस्ट हम बनाए हैं और हमारा जो अपना लिस्ट था उसमें फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल छूटा हुआ भी था, उसको ऐड करना भी हमने कहा कि नहीं, उसको हम अब ऐड भी करें तो स्लाइड शो तो हो चुका था तो आपके लिए नहीं हुआ, लेकिन बोर्ड पे हमने उसको कर लिया। और ये भी कहा कि इट्स लिस्ट इज़ वेरी कम्प्रीहेंसिव। सो फेनोमेनोलॉजी, इथनोग्राफी, केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी,
फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, एक्शन रिसर्च यहाँ डाला हुआ है, एक्शन रिसर्च एक्सेट्रा, और कुछ वहाँ जो डाला हुआ तो वो छूटा हुआ, आर सम मेथड्स दैट आर बीइंग इम्प्लॉयड इन इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मेथड के आधार पे जो इसके एलिमेंट्स में चार हैं, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी, एक्जियोलॉजी, उसके आधार पे फिर इसके वैलिडेशन के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके आधार पे हम इस दोनों रिसर्च पैराडाइम में डिफरेंस कर सकते हैं। और हम लोगों ने बहुत कम्प्रीहेंसिवली किया भी, और हमने शुरू में भी कहा स्लाइड शो के दरमियान भी, इंट्रोडक्शन में भी, कि ये हम रिकमेंड करते हैं कि हर रिसर्चर इसको थोड़ा ठीक से थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करने के बाद, सीधे उसको आप नॉलेज लेवल पे नहीं, थोड़ा सा जब पढ़ लें उसके बाद उसको देखें, देन यू विल फील मोर नॉलेजेबल। क्योंकि इस पार्ट को बहुत मेहनत से सभी चीज़ों को एक बार थॉरो रिव्यू करके, रिवाइज करके एक जगह लाने की कोशिश की गई है। संभव है कि कुछ एस्पेक्ट फिर भी छूट गया हो, बट if you go through this these parameters on the basis of which these two important research paradigm have been differentiated, then you will find कि it is very comprehensive। तो एक तो आप पैरामीटर याद रखें, कुछ और पैरामीटर जैसे हमने कहा कि डाटा वाला पैरामीटर इसमें नहीं है, एक और उसमें डाल सकते हैं कि it uses quantitative data is qualitative data, so many more, and that all are meaningless, meaningful, not meaningless। तो उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं someday, though it is not going to happen, क्योंकि मैं इतने व्यापक क्षेत्र में इन दिनों काम करता हूँ कि फिर लौट के किसी एक टॉपिक पे फिर आने का मौका जीवन दे न दे। लेकिन यदि कभी डिफरेंस कहीं और पढ़ाने का, फिर कहीं लेक्चर इस पर करने का मौका मिला तो संभव है कि कुछ और चीज़ इसमें हम इसको जोड़ पाएँ। लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसमें कुछ जोड़ें। सो वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविस्ट एंड इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम बाय टेकिंग सर्टेन पैरामीटर्स एज वेल। और बेसिक शुरू में हम लोगों ने किया कि कैसे वो मानता है कॉज एंड इफेक्ट को, कैसे इसमें मल्टी लेयर मानता है, कैसे कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है, क्वालिटेटिव मानता है, कंटेक्स्ट फ्री मानता है, क्योंकि जनरलाइजेशन की बात करता है। तो सोचेंगे तो आप अपने से भी बहुत सारा डिफरेंस कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी आर एबल टू फिनिश दिस पार्ट, that is difference between positivist and interpretivist paradigm. Simultaneously, we have also finished all the related 9 parts for which we have introduced the lesson, we had introduced the lesson, and we had outlined the lecture. So thanks for this part of the lecture, and for all the related 8 parts along with these 9 parts for which today we could plan and succeed. Thank you very much.